बात करते हैं हम एलसीएम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो एलसीएम जैसे मैं बात करूँ, लिखा है 2 4 8 6 का एलसीएम, आप बताओ क्या होगा। ठीक है, 2 4 6 8 का एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है। जनरली लोग यूज करते हैं गुणनखंड विधि का। ठीक है, फैक्टर कर देते हैं इसका आप इस तरह करके आप फैक्टर करोगे तो 2 से काटो 1 2 4 3, 2 से काटो 1 1 2 3, फिर 2 से 1 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, यानी कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 24। तो इन सभी कैल्शियम क्या आ जाएगा, 24। अब 24 में इन सभी का भाग दोगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 2 से करोगे 12 बार, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो इस तरह आप एलसीएम निकाल सकते हो किसी दी हुई संख्या का। ये बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हो जिनका आप एलसीएम निकाल सकते हो गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। हम बात करेंगे स्पेशली आगे आने वाले सेगमेंट में, जो है दशमलव का एलसीएम निकालना। दशमलव का एलसीएम कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं दशमलव के बारे में, कि जैसे लिखा है 1.6 0.32 0.049 और ठीक है, इतना ही रहने। इसका आप क्या करो, एलसीएम निकालो। देखो 3 संख्याएं हैं, 1.6 0.32 0.049, यानी इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए मेन फंडा यही है कि अभी जो पॉइंट लगे हुए हैं दशमलव, इनको आप अभी भूल जाओ कि दशमलव है ही नहीं। तो अब इसको क्या मान लो, ये 16 है, ये 32 है और ये है 49 यानी 49। इनको आप कट करो गुणनखंड विधि से, 2 से करो 8 16, इसको 49 ही रहने दो। फिर करो 2 से करो, 4 से करो 2 4 49, फिर करो 2 से 1 2 49, फिर 2 से करो 1 1 49। अब 7 से कर लो 7 7, फिर 7 से कर लो 1 1 1। ये हमारा हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 32 ते 1568। इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1568। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 1568। जब इसको पूरा आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आएगा 1568। अब मेन आता है कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है। तो आप एलसीएम में जब भी आपको प्रश्न दिया रहे पॉइंट में और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा बात ध्यान रखना कि आपका जो भी आंसर आएगा, पहले तो आपको बात में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अभी पॉइंट भूल जाना। पॉइंट भूल जाने के बाद आपको गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लाना है। तो हमारा आंसर आ गया था 1568। अब इसमें हमें पॉइंट भी फिट करना है। तो एलसीएम में ऐसा होता है कि हम देखेंगे दशमलव के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें सबसे कम संख्या है। इसमें दशमलव के बाद 1 संख्या है, इसमें 2 संख्या है और इसमें 3 संख्या है। तो हमें दशमलव के बाद सबसे कम वाली संख्या लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट भी रखना है। तो हम भी यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ एक संख्या के पहले हम क्या रख देंगे, दशमलव, यानी कि 156.8, क्योंकि सबसे कम पॉइंट यहाँ है, वो भी दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या है। तो हम दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या छोड़ेंगे और यहाँ रख देंगे 8 से पहले पॉइंट। तो 156.8 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे आपको निकालना है किसी भी दशमलव पॉइंट की दी हुई संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आपको कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर वो दशमलव लिखा है, दशमलव वाला है, तो आप इसी मेथड से करोगे। पहले आप दशमलव को भूल जाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप गुणनखंड विधि द्वारा उसका आंसर लाओगे। उसके बाद क्या करोगे कि देखोगे कि दशमलव के बाद सबसे कम संख्या किसमें है। तो जैसा कि इसमें है, दशमलव के बाद सिर्फ इसमें एक संख्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे कम वाला देखना है और उसके बाद फिर यहाँ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ दशमलव फिट कर देना, जैसे कि मैंने किया है। तो ये था दशमलव से संबंधित। यदि आपको एलसीएम आ जाता है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आंसर को क्रैक करना है। अब हम बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं हम दूसरे भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है। यानी आपको प्रश्न दे रहा है कि आप भिन्न जो भी है, भिन्न के रूप में आपको प्रश्न दे दिया और वो बोला जा रहा है कि आप एलसीएम ज्ञात करो। जैसे लिखा है 4/5 6/25 8/15 का आप एलसीएम ज्ञात करो। तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एक सूत्र होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ।
भिन्नों का अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, जितने भी अंश में संख्या है उनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि 4, 6, 8 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप फैक्टर विधि द्वारा कर सकते हो। 4, 6, 8 का ऐसे अगर अपना समझ में आए, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 2 चौको 8, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 1, 3, 1, 3 से काटो 1, 1, 1, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 से 24, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, 24 बटे। अब नीचे वालों को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। हमने आपको अभी बताया नहीं एचसीएफ के बारे में, इसमें मोटे मोटे हिसाब में आपको बता देते हैं, क्योंकि जब मैं एचसीएफ का टॉपिक चालू करेंगे उसमें व्यवस्थित आपको बताऊंगा कि एचसीएफ क्या होता है। जैसे कि एलसीएम छोटी छोटी संख्या होती है, लेकिन एचसीएफ क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। जैसा कि 5, 25 और 15 है, तो इन तीनों में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन सभी को विभाजित कर देगी। तो मेरे ख्याल से देखो 5 है, 5 ही है वो संख्या जो 5 को खुद को विभाजित कर देगी, 15 को भी विभाजित कर देगी और 25 को भी विभाजित कर देगी। ठीक है, देखो तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5। ये हो गया 5, तो ये आपका हो गया आंसर 24/5। अगर आपको भिन्न के रूप में दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अंशों का जो है एलसीएम ज्ञात करना है और हरों का एचसीएफ ज्ञात करके आपको आंसर दे देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, तो ये था भिन्नों के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे घातांकों के एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं। हालांकि देखिए मैंने एक एक दो एग्जांपल आपको जरूर देखा है, आप प्रैक्टिस करें खुद से एग्जांपल लेके। ठीक है, अगर आपको इस तरह इस फॉर्मेट के आधार पर कोई भी ऐसे प्रश्न दे रखा है तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, हम घातांकों का लासा ज्ञात करना है, घातांकों का एलसीएम ज्ञात कर रहे होंगे। हम कैसे करेंगे, अगर आपको प्रश्न में आ जाता है जैसा लिखा है 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 5, 2 की घाते 10 का आप एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आधार है, आधार यानी कि ये 2 जिसके ऊपर घात लिखी हुई है इसको हम आधार बोलते हैं। तो जो आधार है आपका सेम है, यदि आपका आधार सेम है यानी कि समान संख्या है और उसके ऊपर जो घात लिखी हुई है तो आपको फोकस करना है उसके घात में जो इसकी पावर है। तो यदि आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही हो जाएगा आपका एलसीएम। तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 की घात 10, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, यदि आपका आधार सेम है यानी आपका जो बेस है वो संख्या समान है तो सबसे बड़ी आधार वाली संख्या, सबसे बड़ी घात वाली संख्या वो आपका एलसीएम कहलाएगी। जैसे कि 2 की घाते 10 है, सबसे बड़ी है, घात में सबसे बड़ी है, तो यही आपका क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। अब नीचे सेम वही कंडीशन लिखी हुई है, 3 की घाते -2, 3 की घाते -4, -7, -5। ठीक है, इसमें भी आधार आपका क्या है, सेम है, लेकिन घाते क्या है, माइनस में है। तो सेम कंडीशन इसमें भी वही होगा कि आधार सेम है तो बड़ी घात वाली संख्या हमारी एलसीएम कहलाएगी। तो बड़ी घात आप इसमें माइनस में ये मत समझ लेना कि 3 की घाते -7 है तो ये बड़ी घात हो गई, भैया माइनस में है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, माइनस में सबसे बड़ी हो जाएगी ये 3 की घाते -2, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, माइनस की बात हो रही है, यानी कि 3 को आप 2 टुकड़ों में करोगे, इसमें 3 को आप 4 टुकड़ों में करोगे, इसको 3 को 7 टुकड़ों में करोगे तो सबसे छोटा तो यही होगा ना, सबसे बड़ा 3 को 2 टुकड़ों में करोगे तो यही होगा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा माइनस में ये कहलाएगा, तो आपका आंसर होगा 3 की घाते -2। तो अगर आपका ऐसी संख्या का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा हो जिसका आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या आपका एलसीएम हो जाएगी। और सेम कंडीशन यदि पावर आपकी माइनस में है तो सबसे कम पावर वाली, आप ऐसा समझ लेना, सबसे कम पावर वाली जो भी संख्या होगी वो आपके एलसीएम कहलाएगी। तो 2 फैक्टर बनते हैं घातांकों के एलसीएम और एचसीएफ में। अब बात करते हैं हम आगे, कि घातांकों के आधार पे आएंगे ये कि जैसे कि लिखा है 2 की घाते 3, 3 की घाते 4, 5 की घाते 2 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए इसमें पॉइंट रिमेंबर करने वाली बात यह है कि इसमें आधार आपका समान नहीं है। ठीक है, जब भी आपका आधार समान न हो और संख्या घात में हो यानी पावर में हो और उसका बोला जा रहा है आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो इन संख्याओं का गुणनफल ही वो एलसीएम कहलाएगा। कैसे हम करेंगे, ध्यान से देखना पहले वाले प्रश्न का। 2 की घाते 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 8। 3 की घाते 4 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 81। और 5 की घाते 2 है तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 यानी 25। इतना हमारा आ गया। अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 8 गुणे 81 गुणे 25, 8 गुणे 81 गुणे 25, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा आपका 16,200, ये होगा इसका एलसीएम और ये होगा इसका राइट आंसर। तो जब भी आपको
ऐसी संख्या के एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा हो जिसका आधार समान ना हो और वो संख्या पावर में हो यानी घात में हो, तो हमें इसी मेथड से करना हो। कोई भी उदाहरण ले लो, आपको इसी मेथड से करना है। आपको जो भी पावर है उतनी पावर में मल्टीप्लाई कर देना है, उनमें जो भी आंसर आए उसका फिर मल्टीप्लाई आपस में कर देना है, वही आपका आंसर होगा। अब नीचे जैसे लिखा है 2 की घाते -2, 3 की घाते -2, इसमें भी आपका आधार समान नहीं है और जो पावर दी हुई है तो माइनस में है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जब भी इसमें भी आधार समान नहीं है और पावर आपकी माइनस में है तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे। इसको हम प्लस करने के लिए देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये हमारा क्या भिन्न के रूप में हम इसे पहले चेंज करेंगे। भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा क्योंकि हमने इसको 1 लगाया है। उसके बाद क्या करेंगे? 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 1/4 1/9 ये हो गया। अब इससे हमसे क्या बोला जा रहा है? लासा ज्ञात करने के लिए एलसीएम। तो बहुत ही सिंपल हो गया, जैसा कि मैंने बताया था ये भिन्न के रूप में हो गया है। तो भिन्नों को लासा कैसे ज्ञात करेंगे? यानी अंशों का लासा और हरों का मासा। तो अंशों का लासा 1 है तो 1 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखो 1 ही हो जाएगा। और 4 और 9 का जो वो है, 4 और 9 का कहने का मतलब एचसीएफ है, मासा है, तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। देखो 4 और 9 इन दोनों की देखा जाए तो कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं जो इन सभी को विभाजित कर दे। 2 ले तो 2 से 4 तो चला जाएगा, 9 नहीं जाएगा। 3 से कोई भी नहीं जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 9 नहीं जाएगा। 5 से तो 4 छोटा ही हो गया। तो ऐसी एक ही संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। तो इसका एशिया भी 1 हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 1। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिया रहे प्रश्न तो आपको इस हिसाब से पहले भिन्न के रूप में उसे कन्वर्ट कर लेना है। देन उसके बाद जैसे मैंने बताया था भिन्नों का अंशों का लासा और हरों का मासा उसके आधार पे कर लेना है। और ऊपर वाला जैसे मैंने बताया था कि अब आधार समान नहीं है तो आपको इसी फैक्टर से करना है और आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ। अब हम फाइनली बात करते हैं मासा के बारे में यानी कि एचसीएफ के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम एचसीएफ के बारे में यानी कि महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ में क्या होता है सॉरी, जैसे लिखा है 8, 12, 24 का आप एचसीएफ ज्ञात करो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो एचसीएफ निकालने के लिए भी आप गुणनखंड फैक्टर का यूज कर सकते हो, लेकिन एक बहुत सिंपल होता है। आपका अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक है, आपको टेबल अच्छी तरह से आता है तो आप ऐसे ही भी अच्छी तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हो एक कॉमन लेके। ठीक है, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बड़ी से बड़ी हमें संख्या ज्ञात करना है जो इन सभी को विभाजित कर दे। कहने का मतलब ये है। तो अगर 8 की बात करें हम, ठीक है, आप ध्यान से समझना, 8 की बात अगर 8 की बात करें तो 8 किससे किससे कर सकता है? 1 से, ठीक है, 2 से, 4 से और खुद 8 से कर सकता है। 12 की बात करें तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से कर सकता है। 24 की बात करें तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से और 12 से और खुद 24 से कर सकता है। तो इन तीनों में आपको एक कॉमन संख्या देखनी है, वो भी सबसे बड़ी की जो तीनों में हो सबसे बड़ी। देखो 1 भी है, अब 1 भी देखेंगे, 2 भी है, 3 है क्या? 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 है क्या? हाँ, 4 तीनों में है। 8 इसमें है, इसमें 6 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं। देखो सबसे बड़ी संख्या कॉमन कौन सी हो जाएगी? 4, जो तीनों में है। तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 4। 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी को विभाजित कर सकती है। देखो 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 छंग 24, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 4 ही है। 4 के अलावा आगे जाओगे तो ऐसे देखो 8 ले सकते हो, 8 से 8 कट जाएगा, लेकिन 24 भी कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कट पाएगा। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हो जाएगा आपका 4। इस हिसाब से आपको मासा ज्ञात करना है यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दशमलव जो होते हैं भिन्न, जैसे डेसिमल होते हैं, तो दशमलव का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? चलिए बात करते हैं हम दशमलव का एचसीएफ ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दशमलव का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। अब हम बात करते हैं दशमलव का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि लिखा है 1.6, 0.32 और 0.064 ये दशमलव में है, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? मैंने बताया था चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, अगर पॉइंट में आ रहा है दशमलव में तो आप पहले दशमलव को भूल जाओगे। आप इसको मानोगे ये 16 है, ये 32 है और ये 64 है। तो 16, 32, 64 में सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो इन तीनों को विभाजित कर दे? 8 की बात करें, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 32, 8 से 64 भी कर जाएगा। 8 के बाद भी देखते हैं कोई बड़ी संख्या है क्या? 8 के बाद 9 से तो जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं। 16 से करें, 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 चौको 64। मेरे ख्याल से इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 16। ठीक है,
इसका एचसीएफ क्या होगा 16, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 16 ही है जो तीनों को विभाजित कर देगी, इससे बड़ी संख्या नहीं है इन तीनों को विभाजित करने के लिए, क्योंकि 16 के बाद जैसे ही 17 हो जाएगा तो ऑलरेडी 16 छोटी संख्या हो जाएगी, तो 16 आपका आ गया एचसीएफ। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट भी लगाना है। आपका आंसर आया था कितना 16, तो मैंने एलसीएम में बताया था कि एलसीएम में क्या होता था कि दशमलव के बाद देखेंगे सबसे कम संख्या किसमें है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट लगाना था, लेकिन एचसीएफ में आपको मासा में जस्ट उसका अपोजिट करना है। दशमलव के बाद हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या किस में है, तो देखो दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो सबसे ज्यादा इसमें है, तो एचसीएफ में हम इसके आधार पे पॉइंट लगाएंगे। देखो अभी हमारे पास 2 संख्या मिली हुई है और यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो एक जीरो और लगा देंगे और यहाँ दशमलव करके यहाँ 0.016, दशमलव के बाद हमारी भी कितनी संख्या आनी चाहिए 3 संख्या आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो संख्या है दशमलव के बाद वो भी 3 है, तो इसी को आधार मान के हम पॉइंट लगाएंगे, तो 0.016 ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये था आपका दशमलव का एचसीएफ। कोई भी क्वेश्चन अगर कितने भी बड़े हो अगर दशमलव के रूप में दिए हो तो आपको उस समय क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है, और पॉइंट को जैसे ही आपने भूल लिया आपको आंसर आ गया आपका, उसके बाद आपको पॉइंट का जो निर्धारण करना है वो बिगेस्ट डिजिट के आधार पे करना है, यानी दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या किसमें है उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट लगाना है, जैसा कि मैं यहाँ पास लगाया हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं अब हम भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी भिन्नों का मासा ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, 3/2 है, 5/7 है, 3/2, ठीक है, सेम ही है, 3/2 दो जगह है, इसको 3/12 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3/12। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी मासा ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। देखो जब एलसीएम हम ज्ञात कर रहे थे भिन्नों का, तो अंशों का हम उस समय एलसीएम ही ज्ञात कर रहे थे जो हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था, और हरों का हमने एचसीएफ किया था। अब हमें बोला जा रहा है एचसीएफ ज्ञात करने का, वो भी भिन्न का, तो जो भी अंश में होगा तो उसका अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और नीचे वाले का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है तो 3, 5 जो अंश में है 3, 5, 3, इनका आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, मेरे ख्याल से एक ही होगी, क्योंकि एक ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर सकती है और कोई संख्या नहीं है। तो ऊपर तो आ गया 1। अब 2, 7, 12 है, तो 2, 7, 12 का आप निकाल लो, क्या गुणनखंड फैक्टर से क्या निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लो। 2 से निकाल लो 1 कम 7, 6, 3 से कर लो 1, 7, 2, 2 से कर लो 1, 7, 1, 7 से कर लो 1, 1, 1, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12, 12 7 84, 84, ये आपका हो गया आंसर, 1/84 ये आपका हो गया इसका आंसर। तो आपको भिन्न के रूप में एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी फंडा के आधार पे आपको इसी मेथड का यूज करते हुए आपको आंसर लाना है, और बहुत ही जल्दी आपका जो भी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप देखोगे और पता कर लोगे कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, जैसे ये 4 ऑप्शन भी मिलेंगे उसमें आप देखोगे फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन करने की जो विधि है इसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब हम घातांकों का एचसीएफ ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, जैसा कि लिखा है 3 की घाते 4, 3 की घाते 6, 3 की घाते 5, 3 की घाते 8 का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी एक पॉइंट रिमेंबर करने वाली बात है कि आधार आपका समान है, यानी जो 3 3 3 आ रहा है या आपका आधार समान है, तो जब भी आपका आधार समान हो और आपसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा हो तो न्यूनतम घात वाली आपकी एचसीएफ हो जाएगी। न्यूनतम घात, देखो एलसीएम में क्या होता था, अधिकतम घात वाली होती थी, लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, न्यूनतम घात वाली। तो सबसे कम घात किसमें है, 3 की घाते 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 की घाते 4, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। नीचे जैसे बात करूं 5 की घाते -2, 5 की घाते -5, -9, -11, देखो इसमें भी आधार आपका समान है और जो घात है वो भी क्या है, माइनस में दी हुई है, तो सेम फंडा इसमें भी होगा न्यूनतम घात वाली। तो देखो इसमें न्यूनतम घात किसमें है, 5 की घाते -11, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अगर जस्ट मैं इनका एचसीएफ हो जाएगा, जस्ट इसका मैं एलसीएम की बात करूं तो आपको पता है एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 3 की घाते 8 यानी अधिकतम घात वाली, और इसमें क्या हो जाएगा 5 की घाते -2 अधिकतम घात, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब देखो घातांकों का ऐसा है कि अगर आपने एक चीज चाहे एलसीएम है, एलसीएम आपने कंठस्थ कर लिया तो एचसीएफ आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो आपको इस आधार पे याद रखना है जैसा कि मैंने किया। ठीक है, तो घातांकों में जो एचसीएफ ज्ञात करने का फंडा आता है वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का आता है। ठीक है, आपको आधार जो दिया रहेगा वो सेम दिया रहेगा। ठीक है, तो इस आधार पे आपको देखना है। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ बेसिक प्रश्न, और ऐसे ही बेसिक प्रश्न किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में जैसा कि एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, किसी भी
तो ये एलसीएम से संबंधित कुछ प्रश्न थे और इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से किसी भी एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक जरूर लगते होंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपको दे देगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आपको कहीं ना कहीं आप कितना पीछे रह जाओगे आप समझ सकते हो। और इसके भी आगे हम देखेंगे जो हार्ड क्वेश्चन मॉडरेट बनेंगे और हार्ड बनेंगे, एक एक से टफेस्ट क्वेश्चन भी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नया पैटर्न का आधार है, जो बेस है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ज़्यादा उनका झुकाव है। तो मेक श्योर आप लोगों को इन अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी करें। और आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल अनिल के स्टडी को प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं मुझे, अनिल के स्टडी, आने वाली नई वीडियो के लिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।